हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना इमरोज़ और आप देख रहे हैं इमरोज़ स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस बार हम जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसका सॉल्यूशन हल विथ डिस्कशन और एनालिसिस के साथ हम डिस्कशन करा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, उसमें आप सभी का तमाम लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। मॉडल पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 17 फरवरी से जो आपका बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिसके तहत हमने हिंदी और इंग्लिश और साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। पीछे के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में का पैटर्न क्या रहने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो 2026 का मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसके सोशल साइंस के मॉडल पेपर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यह आप सभी को जो बिहार बोर्ड का पैटर्न इस वर्ष होने वाला है पिछले वर्ष की तरह सेम, उससे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। इसमें आप सभी को से इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस रहेंगे और 80 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में से मात्र आपको 40 का आंसर देना है। और ये इसके लिए समय जो निर्धारित की गई है 2 घंटा 45 मिनट यानी पौने 3 घंटा रखी गई है। और ये टोटल 80 नंबर का होगा, जिसमें से 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो आपके कॉलेज के स्तर पर लिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी लोग विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। इसलिए इससे पढ़ लेने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में जो गलतियाँ करते हैं उससे आप लोग बच सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन में की तरफ देखने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, 180 तक ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सेक्शन ए के रूप में पूछा जा रहा है। और इसमें मात्र 40 प्रश्नों का आंसर देना, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक अंक निर्धारित की गई है। तो चलिए एक पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और पहले क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। आपका आंसर विथ एनालिसिस के साथ बताते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, यानी द्वितीय के क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित सारी चीज़ें को शामिल किया जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुओं को लेकर के और द्वितीय क्षेत्र में उससे कुछ न्यू चीज़ें निर्माण की जाती है, विनिर्माण की जाती है, यानी दोबारा उसे यूज में लाया जाता है। तो बताइए, इसमें से आप सभी जानते हैं कि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग भी द्वितीय क्षेत्र का ही हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन यानी कार्य भी द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, इलेक्ट्रिक जनरेशन भी द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसी प्राथमिक क्षेत्र को आप सभी जानते हैं कि जितने भी द्वितीय क्षेत्र होते हैं उसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? जिसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में पूछा है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में आजीविका पर निर्भर रहता है, यानी कार्यशील का जो बड़ा हिस्सा है वो किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है, यानी द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर रहता है कि तृतीय क्षेत्र पर निर्भर रहता है कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहता है। तो किस क्षेत्र पर निर्भर रहता है? तो हम सभी जानते हैं कि वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र ही एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा लोगों की आजीविकाएँ उस पर निर्भर रहती है और सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र ही देता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 नंबर में पूछा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि ब्रूंड लैंड आयोग का संबंध किसे है? ब्रूनलैंड का आयोग का संबंध किसे है? समावेशी से है कि आर्थिक विकास से है कि जलवायु परिवर्तन से है कि सतत विकास से है? तो हम सभी जानते हैं कि ब्रूनलैंड आयोग का गठन तब किया गया था जब 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 संसाधनों का यूज लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा था, तो ब्रंटलैंड आयोग का गठन किया गया था। तो ये किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, या इसलिए हम कह सकते हैं। या और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है सतत विकास। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मुख्य मतलब होता है, उसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, कि वह विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी अपने यूज में जितनी भी चीज़ें हम आवश्यकता है अपने यूज में ले रहे हैं, जितने भी संसाधन, उसको पूरा करता है, यानी संसाधनों का दोहन करता है, अपने यूज में लाता है, भविष्य के बिना चिंता किए, यानी उसे इस बात की थोड़ा सा भी चिंता नहीं रहता है कि इससे क्या हानिकारक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वह सिर्फ यूज करने पर निर्भर कर, यानी सतत का मतलब होता है जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। सतत मतलब सस्टेनेबल, यानी लगातार कोई काम हो रहा हो। और सतत विकास यानी ब्रंटलैंड आयोग के रूप में आप देखेंगे, ब्रंटलैंड आयोग के रूप में आप देखेंगे तो इसका ब्रंटलैंड आयोग
तो सबसे पहले ब्रundtland आयोग का सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि ब्रundtland आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर के पेरिस रूस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी रसिया है। और एक और आप देखिएगा तो इसमें इसका वर्तमान हेड कौन है? तो इसका वर्तमान हेड के रूप में आप देखिएगा तो ग्रे हार्लेम ब्रundtland है। ग्रेट हार्लेम ब्रundtland इसके वर्तमान हेड है। इन्हीं के नाम पर यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्रundtland आयोग रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य के रूप में आप देखेंगे तो इसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण की संरचना करना है, आर्थिक विकास करना है, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। किसकी बढ़ावा देना है? सामाजिक समानता को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतना विस्तृत जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर में पूछा है कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो सबसे पहले आप सभी को बताइए एनडीसी यानी योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को जारी किया जाता है। नीति आयोग वही नीति का निर्माण करती है और यहाँ पे एनडीसी द्वारा यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है। इसी के द्वारा जो भी आर्थिक नियोजन की क्रियाएं होती है वो की जाती है, यानी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की तालमेल को बनाने के लिए एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। और इसके गठन के रूप में आप देखेंगे तो इसके गठन के रूप में आप सभी को पता होगा कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। हम सभी इसे भली भांति वाकिफ़ है और भारत सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका गठन कौन करता है? भारत सरकार करता है। यह योजना आयोग की सहायता करता है, यानी योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना बनाती है, साल भर को लेकर के एक योजना तैयार की जाती है, तो उसमें यह क्या करता है? सहायता करता है और उसकी समीक्षा भी करता है, यानी जाँच करता है कि ये 5 सालों में जो भी योजना आयोग द्वारा योजना बनाई जा रही है, पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है, क्या उससे बेनिफिट होगा और क्या उससे सकारात्मक लाभ पहुंचेगा, ये इन सब बातों की वो समीक्षा करती है। और इसके अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी जो भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, पदेन प्रधानमंत्री, वो इसके अध्यक्ष होंगे। और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या देखी जाए तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 33 होती है, जिसमें से 33 सदस्यों में से आप सभी जानते हैं कि 33 में से टोटल 33 सदस्यों में से सबसे पहले 28 तो स्टेट के सीएम होते हैं, यानी 28 स्टेट के 28 सीएम होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो 3 केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री होते हैं, यानी यूटीज हम लिख सकते हैं इसे। 3 केंद्र शासित प्रदेश के जो भी राज्यपाल, गवर्नर या महानिर्देशक जो भी होते हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एसजी हम लिख देते, सीजी लिख देते हैं, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और एक एनडीसी काउंसिल के मेंबर होता है, यानी इसी का एक मेंबर होता है। एक तो बताइए कितना हो गया? 28 से 3 31 32 33, यानी 33 सदस्यों का एक समूह होता है जिसके द्वारा नियोजन की कार्य को संपन्न किया जाता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर में पूछा गया है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोग व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है? किसकी उपभोग व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है? किसकी उपभोग व्यय में क्षमता में वृद्धि हुई है? बताइए आप लोग जल्दी फटाफट बताइए। तो हम सभी जानते हैं कि उपभोग व्यय में क्षमता की जो वृद्धि की बात कही गई है वो नगरीय जनता का हुआ है। किसका हुआ है? नगरीय जनता का हुआ है, यानी अर्बन पॉपुलेशन का हुआ है। अर्बन मतलब होता है शहरी जनता का इसमें विकास हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी प्रथम HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट और या नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इससे पहले आप देखेंगे तो ये पहली रिपोर्ट ये जारी इसने कब किया था? तो पहली रिपोर्ट जारी इसने 2001 ईस्वी में किया था, अपना पहला रिपोर्ट जारी किया था। और इसका उद्देश्य के रूप में देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, गरीबी, लैंगिक समानता के आधार पर भारत में मानव विकास की स्थिति के आकलन करना, अर्थात मानव कितना विकास किया है उसको लेकर के इसे जारी किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर में देखिए क्या पूछा है, निम्न कौन से कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण इनमें से कौन सा है जो कृषि आधारित उद्योग है? तो चीनी उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि गन्ना की खेती की जाती है, मान लीजिए, उसे सारी वो कृषि के रूप में किया जाता है। और जब उसे चीनी बनाई जाती है तो वो कृषि पर आधारित रहता है कि नहीं? बताइए आप ही। चीनी भी कृषि पर आधारित रहता है, सूती वस्त्र भी कृषि पर ही आधारित रहता है, खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग भी कृषि पर आधारित होता है। तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रोफेसर केन्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के संबंधों का इन्होंने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया था। और इसमें जो कंजप्शन के रूप में देखिएगा तो यहाँ पे उपभोग व्यय, जिसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है, विनियोग व्यय या जिसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, इसका कौन सा आंसर होगा आप ही बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। हम सभी जानते हैं प्रोफेसर केन्स ने एक फार्मूला दिया था,
प्रोफेसर केन्स ने एक फार्मूला क्या दिया था, इन्होंने एक फार्मूला दिया था y बराबर c+i, यानी इनका बहुत ही फेमस ये फार्मूला था y बराबर c+i, जिसमें y के में इन्होंने नेशनल इनकम को दर्शाया था, y के रूप में नेशनल इनकम को इन्होंने दर्शाया था, और c के रूप में इन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को दर्शाया था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इन्होंने दर्शाया था। और क्या बच गया, आई के मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट के संबंधों का वर्णन किया था, इन्वेस्टमेंट के, तो इसका इन्वेस्टमेंट के बारे में वर्णन किया था। तो ये रहा इसका विस्तृत व्याख्या, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इससे भी बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या आप सभी को मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़िए और अपने दोस्तों के पास भी इसे जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले अब 8 नंबर पूछा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किससे शामिल नहीं किया जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किससे शामिल नहीं किया जाता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को भी शामिल किया जाता है, उत्पादित अंतिम सेवाओं के मूल्यों को भी शामिल किया जाता है, यानी इनमें कच्चे माल की कीमत में भी इसकी सहायता की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी को इसमें शामिल किया जाता है, इनमें सभी को इसमें शामिल किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि एनडीपी, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के रूप में आप देखेंगे कि एक होता है एनएनपी, एक एनएनपी ये है, और एक जीडीपी होता है, एक जीएनपी होता है, और एक एनएनपी होता है, हम सभी जानते हैं। तो जीडीपी में क्या होता है, रुकिए हम विस्तृत आपको इसकी व्याख्या बताते हैं। जीडीपी में सबसे पहले क्या होता है, जीडीपी में देखा जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो जीडीपी में देखिएगा तो एक वर्ष में किसी एक देश में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, यानी एक साल में किसी देश के अंदर जितने भी रुपयों का उत्सर्जित होता है या निवेश होता है तो वो जीडीपी होता है उस देश का। जीएनपी के रूप में देखिएगा तो इसमें केवल एक होता है जीएनपी के रूप में आप देखिएगा तो ये इसमें केवल भारतीयों के पैसे शामिल किया जाता है, यानी भारत में जितने भी काम कर रहे हैं मजदूर हो या किसी भी क्षेत्र के जो भी हो काम कर रहे हैं, जो भारत की सेवा कर रहे हैं, तो उनके पैसों को इसमें शामिल किया जाता है। अगर मान लीजिए बांग्लादेश हो या श्रीलंका का कोई आदमी भारत में काम कर रहा है, तो भारत से वो पैसा अपने देश भेज रहा है, तो वो जीएनपी में शामिल उसको नहीं किया जाएगा, इसमें केवल भारतीय के पैसों को ही शामिल किया जाता है। उसके बाद एक और होता है एनएनपी, जो ऊपर इसकी चर्चा की गई है, एनएनपी यानी इधर चर्चा की गई है। तो एनएनपी में आप देखेंगे तो एनएनपी मतलब होता है किसी एक देश में उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में यदि यानी डिप्रेसिएशन मतलब होता है ह्रास, यानी जो भी खर्च होता है उसको घटा दिया जाता है, तो जीएनपी निकलता है। यानी जीडीपी का मतलब होगा जो एक देश में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, किसमें, जीडीपी में। तो ये जीडीपी में से यानी जीएनपी बराबर होता है जीडीपी माइनस डी का मतलब होता है ह्रास, यानी ह्रास मतलब समझते हैं, ह्रास मतलब मान लीजिए कि आप 100 रुपये के व्यापार कर रहे हैं, तो वो आपका जीडीपी मान लीजिए हो गया, और उसमें से आप उस व्यापार में किसी चीज़ में लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी फील्ड में उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको उस बिजनेस को करने में उसमें आप कितना खर्च कर रहे हैं, उस कार्य को करने में जितना आप खर्च कर रहे हैं, उस खर्च को इस जीडीपी में से घटा दीजिएगा तो जीएनपी निकल जाएगा। तो ये रहा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर में पूछा है इनमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कौन सा इसमें से वाणिज्यिक बैंक नहीं है। वाणिज्यिक का मतलब होता है कि व्यावसायिक बैंक जो व्यापार करती है, व्यापार करती है, वो वाणिज्यिक बैंक। तो इसमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो हम सभी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक वाणिज्यिक बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी एक वाणिज्यिक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक भी एक वाणिज्यिक बैंक है, लेकिन आरबीआई एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ये सभी बैंकों का बाप है, यानी बैंकों का बैंक है, जो ली आयोग द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई, यंग हिल्टन आयोग, जिसे रॉयल आयोग भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें इसका मुख्य कार्य है कि भारत में जो भी नोट की सृजन होता है, नोट छपाई, या आरबीआई करता है, सभी बैंकों का बाप होता है, इसे आप हल्के में नहीं लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर पूछा है कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ, यानी सहकारिता के दायित्वों का संचालन सरकार को कब प्राप्त हुआ था, तो 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे की तरफ। गरीबी कुचक्र की तरह है, गरीबी के कुचक्र धारणा किसने दी थी, यानी हु गिव द कंसेप्ट ऑफ विशियस ऑफ सर्किल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था, तो हम सभी जानते हैं कि रेनर नक्स ने दिया था। अगर आपने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो इसमें संपूर्ण व्याख्याओं से आप वाकिफ होंगे। 12 नंबर पूछा है इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है, किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज होता है, तो बताइए। पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज नहीं होता है, श्रम का पारिश्रमिक भी ब्याज नहीं होता है, उद्यमी का पारिश्रमिक भी ब्याज नहीं होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी पूंजी का श्रमिक ब्याज होता है। 13 नंबर सहकारिता केंद्रीय बैंक किस स्तर पर कार्य करती है, सहकारिता केंद्रीय बैंक किस स्तर पर कार्य करती है, तो हम सभी जानते हैं कि सहकारिता बैंक होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थापना की जाती है, और ग्रामीण में कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सब में यह सहायता करती है। तो ये जिला स्तर पर की जाती है, प्रत्येक जिला में एक केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन के रूप में पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, भारत विश्व व्यापार संगठन के कब बना था, तो हम सभी जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1995 ईस्वी में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर के रूप में देखेंगे तो ये इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा कहाँ है, तो जेनेवा आप कहेंगे कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान हेड कौन है, तो ओकोंजी
लवलिया है, ओकोंजी लवलिया, ओकोंजी लवलिया इसके वर्तमान हेड है ओकोंजी लवलिया। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो भारत इसका सदस्य बना था, तो स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था, तो स्थापना के समय ही भारत इसका अध्यक्ष बना था, यानी स्थापना के समय ही उसका सदस्य के रूप में वो भारत स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, राष्ट्रीय फोरम के आदेश के अनुसार असंतुष्टि उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, तो 30 दिनों के अंदर में की जाती है। कितना ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मेजिनी का संबंध किस दल से था, तो हम सभी जानते हैं कि मेजिनी का संबंध किस दल से था, तो कार्बोनारी दल से भी मेजिनी का संबंध था, यंग यूरोप के नाम से भी उसी का संबंध था, यंग इटली के नाम से भी उसका संबंध था। तो मेजिनी का संबंध किससे था बताइए, तो मेजिनी का संबंध यानी इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर में पूछा है कि कार्लवाद आदेश किसने जारी किया था, कार्लवाद आदेश किसने जारी किया था, तो कार्लवाद आदेश मेटरनिख ने जारी किया था। और ये कहाँ का है, तो ये मेटरनिख कहाँ का था, तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया के चांसलर था। कहाँ का था, ऑस्ट्रिया के चांसलर था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 18 नंबर में पूछा गया है कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था, तो साम्यवादी शासन पहली बार रूस में अपनाया गया था। और यानी साम्यवादी शासन रूस में अपनाया गया था, लेकिन समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी तो वो चीन में अपनाया गया था। चलिए आगे की तरफ। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ का नेतृत्व किसके नेतृत्व में वो सरकार बनी थी, यानी रूस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो करेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इसे सब कोई जानते हो, लेकिन इसको हटा करके बाद में लेनिन आ गया। तो सबसे पहले पूछा है कि किसके नेतृत्व में बनी, क्रांति के जस्ट बाद तो करेंस्की के नेतृत्व में बनी थी, उसके बाद में लेनिन का हो गया था। चलिए आगे। चेका कैसे संगठन है, 20 नंबर पूछा है चेका कैसे संगठन है, तो चेका गुप्त पुलिस संगठन था जो किसी को भी गिरफ्तार कर लेता था। प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन थे, तो प्रथम यूरोपियन समाजवादी सेंट साइमन थे। यहाँ पे बाउदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था, बाउदाई का जो सरकार था वो किसका समर्थन उसे प्राप्त था, तो हम सभी जानते हैं कि जब वियतनाम का विभाजन हुआ था तो उत्तरी वियतनाम का राजा बना था हो ची मिन। उत्तरी वियतनाम का राजा कौन बना था, हो ची मिन। उत्तरी वियतनाम का राजा हो ची मिन बना था, और दक्षिण वियतनाम का राजा के रूप में बायोदाई बना था, बायोदाई था। तो बायोदाई को किसकी सहायता प्राप्त थी, बायोदाई बना था। तो यूएसए के नेक्सन उस समय राष्ट्रपति जो था वो किसकी सहायता, किसका बना था उसका बताइए, तो उसकी सहायता बना था यूएसए के सहायता के रूप में स्थापित की गई थी। यहाँ पर 23 नंबर में देख सकते हैं कि जेनेवा समझौते की क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन था, यानी जेनेवा का जब समझौता हुआ था तो सदस्य राष्ट्र के रूप में कौन था, तो वो चीन था। जेनेवा के सदस्य राष्ट्र के रूप में कौन था, चीन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी स्वराज का जो लक्ष्य था वो किस में पारित किया गया था, तो हम सभी जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन में उसे पारित किया गया था। और यह जो स्वराज अधिवेशन यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर अधिवेशन था वो कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1929 ईस्वी को यह हुआ था। और इसके अध्यक्ष के रूप में देखिएगा तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग बात उठी थी और प्रस्ताव पास भी हुआ था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन कठीय व्यवस्था के रूप में पूछा गया, तीन कठीय व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, तो तीन कठीय व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश चंपारण एग्रीगेरियन समिति द्वारा किया गया था। हम सभी जानते हैं कि 1917 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बिहार के किसानों को यानी चंपारण के किसानों को नील की खेती के लिए विवश किया जा रहा था, यानी तीन कठीय प्रणाली के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी आकर के यहाँ आंदोलन करके और चंपारण एग्रेरियन समिति की बैठक करा करके उसकी बना करके और इस प्रथा को उन्होंने खत्म कराया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 26 में पूछा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। यह हंटर समिति सबसे पहले हंटर समिति की गठन कब हुआ था, तो हंटर समिति का गठन 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हुआ था। हंटर समिति का गठन, इसके अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो हंटर खुद थे, विलियम हंटर उनका पूरा नाम था, लेकिन आप हंटर से ही उसे याद कर सकते। और जालियांवाला बाग कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसे कोई भारतीय नहीं भूल सकता। इसमें निर्दोष लोगों को मारा गया था। अमृतसर में बैठ करके और छोटा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इनके दो नेता थे किचलू और एक और नेता थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी, जिनके समर्थन में इन्होंने जुलूस निकाला हुआ था और शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को यह बात समझ नहीं आई, उन्होंने इन लोगों पर निहत्थों पर गोलियां बरसा दी, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर पर हिंद स्वराज पुस्तक लेखक कौन है, तो इतना आसान सवाल, हिंद स्वराज पुस्तक लेखक महात्मा गांधी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 28 नंबर में पूछा है कि 1920 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मानवेंद्र नाथ ने स्थापना ताशकंद में की थी। ताशकंद कहाँ है, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है।
ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर में आप देख सकते हैं, 29 नंबर पर ये है, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग रूस की क्रांति में हुआ था, जो कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी को रूस की क्रांति हुई थी, सॉरी फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति में हुआ था, फ्रांस की क्रांति में हुआ था 1789 ईस्वी में जो हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चाटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चाटिस्ट आंदोलन के रूप में आप देखेंगे तो ये 10 वर्षों तक यह हुआ था। कब से? 1838 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक यह संघर्ष चला था, चाटिस्ट आंदोलन। इसमें मजदूरों को बहुत सताया जा रहा था, तो मजदूरों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए यह युद्ध चलाया गया था। और 1838 ईस्वी में चाटिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, यानी इंग्लैंड में हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 31 नंबर में पूछा है कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो हम सभी जानते हैं कि जब विश्व युद्ध में तुर्की भी हिस्सा लिया था, तो उसके साथ कौन सी संधि की गई थी? तो सेवर्स की संधि की गई थी। कब की गई थी? 1920 ईस्वी में की गई थी, जिसके तहत उसे युद्ध में बाहर होने के लिए कहा गया था शक्तिशाली राष्ट्रों की ओर से, जिसमें अमेरिका, रूस ये सब था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 32 नंबर पूछे, गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो वे नहीं गए थे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वे भाग लिए थे। इसी का के कारण अगर इसमें नहीं गए होते तो शायद भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाती। इनके जाने का यह कारण ही भगत सिंह को फांसी दिया गया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1966 ईस्वी में हुआ था, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन स्थापना पूछेगा तो 1968 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आयोग का गठन पूछा है तो 1966 ऑप्शन नहीं दिया, तो 1968 आप मार दीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखते हैं एलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने किया था? एलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना के रूप में आप देखिएगा तो वो सिकंदर ने किया था। कौन किया था? सिकंदर ने किया था। यहाँ पे देखिए 35 नंबर पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण यानी विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक और पुनर्निर्माण बैंक को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ये सभी सेवा को मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ से हम लोग तेज कर दे रहे हैं इसलिए कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसे अनिवार्य था? मुद्रणालय स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना विलियम बेंटिक ने उसे लागू किया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रतिपादन किया था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, जिसके प्रेरित होकर के और टीपू सुल्तान ने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े थे। एक उनके पिताजी लड़े थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के साथ, और 3 आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान द्वारा लड़ा गया था। साहब एकदम से हक्का बक्का अंग्रेज हो गए थे। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे किया जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का हम सब धार्मिक सुधारवाद के रूप में मार्टिन लूथर थे। यानी अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। आप लोग जाकर देखिएगा, बहुत सुंदर जगह है अन्नामलाई। हम गए हुए थे पिछली बार, तो काफ़ी अच्छा लगा था। 42 नंबर निम्नलिखित में किससे जीवाश्म होता है? किसमें जीवाश्म होता है? तो कोयला एक जीवाश्म संसाधन है ही। तांबा के खनन से कौन संबंधित है? तांबा के खनन से संबंधित खेतड़ी है। खेतड़ी कहाँ है? तो खेतड़ी राजस्थान में है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र सोन, दामोदर, गोदावरी तीनों घाटी में है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 45 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन नकदी फसल का उदाहरण? नकदी मतलब होता है कि उससे बेचने पे पैसा मिले। नकदी का मतलब क्या होता है? पैसा, यानी व्यापार उद्देश्य के लिए कौन है? तो इनमें गन्ना भी व्यापार होता है, रबड़ का भी व्यापार के रूप में नकदी फसल, मूंगफली भी व्यापार नकदी फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में पहली चीनी मिल शुरू किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। कब किया गया था? 1903 ईस्वी में पहली फैक्ट्री यूपी के प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया था। आप सभी इसे वाकिफ होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? स्थानीय शासन भी आकस्मिक प्रबंधन, स्वयं संगठन भी, स्थानीय लोग भी, इनमें सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा वहीं तय करती है। कौन सा मानव जनित आपदा है? 49 नंबर में पूछा है कौन सा मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, और ये सब आप देखिएगा, यानी बाढ़, सुनामी और भूस्खलन, ये सभी नेचुरल यानी प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? तो भवनों की आकृति होनी चाहिए आयताकार होनी चाहिए, जिसे जल्दी ढहने। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में कांडला बंदरगाह भी है, गुजरात का मशहूर बंदरगाह है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना के रूप में आप देखेंगे तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। 1911 ईस्वी में प्रथम हवाई अड्डा ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई कितनी है? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई कितनी है? तो 2320 किलोमीटर। ग्रैंड ट्रंक रोड पर किसने अधिकार कर लिया था? तो कुषाण ने अधिकार कर लिया था। कुषाण शासक, प्राचीन काल की बहुत पुरानी सड़कें हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? बिजली उत्पादन में किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो ताप विद्युत केंद्र की हिस्सेदारी। पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में तांबा गलाने का पहला खेतड़ी पहले भी बता चुके हैं कहाँ है, तो राजस्थान में है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? काजू की खेती के लिए लैटराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, जो लाल रंग की भी होती है। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? यानी प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है सिंदरी। यहाँ पे भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त की जाती है? भद्रावती ताप इस्पात कारखाने में लौह अयस्क बाबूधान की खाड़ी से प्राप्त की जाती है। 60 नंबर में देखिए, निम्न कौन सा भूक्षरण का कारण है? कौन सा इसमें है जो जिसके कारण भूक्षरण मतलब जमीन का फिसलन होता है? जैसे मान लीजिए किसी नदी के किनारे जो भूस्खलन होता है, यानी ऊपर की मिट्टी कट करके नदी के तल में जाती है, तो वो किसके कारण होता है? तो तीव्र वर्षा के कारण भी भूस्खलन की समस्याएं देखी जाती है। वनों की कटाई से भी भूस्खलन की समस्याएं देखी जाती है। खनन गतिविधियों से भी भूस्खलन की समस्याएं देखी जाती है। तो इसके कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे मोनाजाइट किस राज्य की प्रचुर मात्रा में फसल उगाई जाती है? मोनाजाइट केरल में उगाई जाती है। केरल में उगाई जाती है। चलिए, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? यानी भारत में सर्वाधिक मात्रा में भू आकृति मैदानी है। मैदान सबसे ज़्यादा है भारत में। कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बना है? तो आर्सेनिक का संकेंद्र बना है। कांवर झील कहाँ है? बिहार में कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय के कांवर झील। और दरभंगा का कुशेश्वर झील दरभंगा में, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में पाए जाते हैं। चलिए आगे तरफ। किस खनिजों को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लौह अयस्क यानी लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, यही पटना के पास है। बिहार किस जिले में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो बिहार के रोहतास जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक खेती की जाती है और सिंचाई भी सर्वाधिक रूप से की जाती है। पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत समिति का कार्यकाल हो या किसी भी बड़े मंत्री कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नगर निकाय का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो नगर निकाय का संबंध के रूप में आप देखिएगा तो ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती चुनाव के समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है, यानी ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित किसके स्थान पर आरक्षित है? ग्राम पंचायतों में किसके लिए सीट जो है वो आरक्षित है? तो किसके लिए सीट आरक्षित है? वो तो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। महिलाओं के लिए, यानी अनुसूचित जातियों के लिए भी सीट आरक्षित है, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, तीनों के लिए ये आरक्षित है। पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण के रूप में देखिएगा तो 50% आरक्षण है, लगभग आधा सीट आरक्षित है। चलिए, निम्न कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो केरल केंद्र शासित प्रदेश, तेलंगाना में केंद्र, मणिपुर में केंद्र शासित प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है और ग्राम पंचायत का कहेगा तो मुखिया हो जाएगा, सरपंच। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 ईस्वी में हुआ था, सभी इससे वाकिफ होंगे। अभी जेएनजी के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया था हाल ही में। यहाँ पर देखिए यानी कितनी जनसंख्या पर एक जिला परिषद का गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन किया जाता है? तो 50,000 जनसंख्या पर एक जिला का गठन किया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नगर निगम का कार्यकाल पदाधिकारी कौन होता है? नगर निगम का कार्यकाल का पदाधिकारी नगर आयुक्त होता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है जिसकी बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? तो बम्बई राज्य का विभाजन करके, और गुजरात का भी गठन बम्बई राज्य के विभाजन करके किया गया, महाराष्ट्र का भी गठन किया गया, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स से है, हम सभी जानते हैं। हालांकि ब्रुसेल्स से गलत लिखा गया है, इस तरफ से ऐसे होना चाहिए ब्रुसेल्स। हाथ से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जिसके तहत हम माफी चाहते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सोशल साइंस का 80 के 80 क्वेश्चन। आप लोग ईमानदारीपूर्वक बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ है। तो देख सकते हैं कि इस वर्ष आपकी परीक्षा का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आया होगा। और अगर पसंद आएगा तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।